तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत के संविधान को कैसे पढ़ा जाता है। आज हम देखेंगे कि संविधान को पढ़ने के लिए शुरू कहां से किया जाए। तो शुरुआत देखने के लिए आपको जानना होगा कि भारतीय संविधान का इतिहास। अब इसमें समझना यह है आपको कि जिस संविधान को आप पढ़ने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है। इसके इतिहास को जब आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कहीं ना कहीं यूरोप के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यूरोप का इतिहास अगर थोड़ा सा देखेंगे आप तो देखेंगे कि 1498 के बाद जब पुर्तगाली भारत में आए, वास्को डी गामा भारत में पहुंचा, उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो हैं भारत की तरफ या कह सकते हैं पूर्वी देशों की तरफ यात्रा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे देश के व्यापारी भारत की तरफ यात्रा कर रहे थे, जिसमें आप देखेंगे कि 1498 में जो पुर्तगाली भारत में यात्रा करके वापस गए थे, वो लोग जब यहाँ से सामान ले जाकर के यूरोप में बेचते हैं तो कितना मुनाफा होता है? 60 गुना। 60 गुना अगर कोई मुनाफा कमा लेगा तो अगल बगल के जो भी देश होंगे वो भी भारत की तरफ यात्रा करने के लिए क्या होंगे? लालायित होंगे। तो जब भारत की तरफ यात्रा करने के लिए लालायित होते हैं तो ऐसे में यूरोप में एक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस समय रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम को लगा कि मुझे भी पूर्वी देशों के साथ यात्रा करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उस समय 217 सदस्यों को उस कंपनी में शामिल किया। अर्थात उस समय वर्तमान में 217 सदस्य उस कंपनी के क्या थे? सदस्य थे। ये 217 सदस्य ने मिलकर के 30,133 पाउंड पूंजी इकट्ठा किया था। अर्थात उस समय की जो पूंजी थी उन लोगों के पास वो थी 30,133 पाउंड। अब ये कंपनी बन के तैयार हो गई, लेकिन भारत की तरफ इस कंपनी ने 1608 में यात्रा किया। और जब 1608 में कंपनी यात्रा करती है तो अकबर के नाम का फरमान लेके जाती है, लेकिन वहां पे शासक कौन रहता है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज पहुंचता है अकबर के नाम का फरमान लेकर के, लेकिन तब तक अकबर मर चुके होते हैं और सत्ता पे कौन आसीन है? जहांगीर। और 1608 के आसपास ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास के क्रम में आप देखेंगे कि ये फैक्ट्री जो है नहीं लग पाती है। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में, ऐसे करते करते ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना प्रसार कर रहे थे, लेकिन इनकी जड़ें मजबूत होती हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी जड़ें कैसे मजबूत करते हैं आप समझने की कोशिश करिएगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी का युद्ध कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी दिमाग के कारण अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव की बहुत बड़ी जीत होती है। जब रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध जीत जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि अपना जितना भी शक्ति है वो क्या करता है इस बंगाल वाले क्षेत्र में बढ़ाना शुरू करता है। क्योंकि दरअसल ये प्लासी का युद्ध किसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। वो जानता था कि हम नवाबों के आगे कुछ भी नहीं है, हमने ये युद्ध जीता है तो सिर्फ एक षड्यंत्र से। लेकिन अगला जो युद्ध होता है वो यह साबित करता है कि अंग्रेज अब भारत पे बहुत दिनों तक राज करने वाले हैं। तो अगला जो युद्ध होगा वो होगा 1764 में बक्सर का युद्ध।
और बक्सर का युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है अंग्रेजों के लिए? क्योंकि बक्सर के युद्ध में दिल्ली प्लस बंगाल प्लस अवध, ये तीनों की संयुक्त सेनाएं मिलकर के भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाती है। और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेजों की सेना होती है वो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर देती है। और पराजित करने के बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आता है भारतीय इतिहास में, जिसको हम कहते हैं कि 1765 में एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। तो यहीं पे एक मोड़ आता है कंपनी के पास, और वो क्या होता है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि दोहरा शासन स्थापित कर दिया। और दोहरा शासन जब स्थापित किया तो इस दोहरे शासन में क्या होता है कि जो स्थानीय राजा है वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर। और जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी? अंग्रेज क्या करेंगे? राजस्व वसूलने का काम करेंगे। तो भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो 1765 में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के हाथ में कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। तो अब हमको समझना ये है कि जब अंग्रेज अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं और कंपनी आगे बढ़ना शुरू होती है तो क्या जरूरत होता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, या क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करना चाहती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है इतिहास पढ़ने के लिए, मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल संवैधानिक विकास का जो इतिहास शुरू होता है उसका लिंक कहां से है। तो आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जब दोहरा शासन प्रणाली लागू कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज अब भारत पे शासन करना शुरू कर चुके हैं। और जब शासन करना शुरू कर चुके हैं तो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सत्ता पे आसीन लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि भारत अब हमारी कॉलोनी बनती जा रही है और हमें क्या करना चाहिए कि इस कॉलोनी पे डायरेक्ट अधिकार करना चाहिए, कंपनी के माध्यम से शासन करना ठीक नहीं है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आती है 1773 में। उस रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके चाहेंगे तो इन सब बातों को नोट भी कर लीजिएगा, और नहीं करेंगे तो कोई बुक पढ़ते रहिएगा। लेकिन हमारे साथ संविधान की चर्चा पर चर्चा आपकी होती रहेगी। तो आगे देखिए क्या होता है। 1773 में आप पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण एक आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह पहला कदम है। और ये कदम इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, और जो परिवर्तन हुए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझना ये होगा कि ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया और भारत में क्या परिवर्तन किया। तो पहले ब्रिटेन को समझते हैं कि ब्रिटेन में उस समय 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन किया गया। तो आप समझिए कि ब्रिटेन में देखेंगे कि जो कंट्रोलिंग बॉडी थी उसमें 24 सदस्य थे, जिसको आप बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या कह सकते हैं कि इन्हीं 24 सदस्य के माध्यम से कंपनी कहीं ना कहीं रेगुलेट होती थी। और इस 24 सदस्य को जो कंपनी के अंशधारी थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बोला जाता था। तो अंशधारियों द्वारा क्या किया जाता था, इनका चुनाव किया जाता था। अगर अंशधारियों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता था तो यह चुनाव कब होता था यह भी जानना जरूरी है। तो यह चुनाव प्रतिवर्ष होता था। अब प्रतिवर्ष जब चुनाव होता था तो ये सदस्य
जो चुन करके अंशधारियों के द्वारा जाते थे, तो ये एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे और ये कंपनी के हेड होते थे। इन्हीं के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट किया जाता था। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रिटेन में क्या हो रहा था। तो दरअसल ब्रिटेन में 24 सदस्यीय एक गवर्निंग बॉडी थी। इसका जो चुनाव होता था, जो कंपनी के अंशधारी थे वो करते थे और ये जो सदस्य होते थे वो अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते थे। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये अंशधारी जो होते थे वो चुनाव करने का अधिकार इन्हीं अंशधारियों के पास होता था जिनके पास 500 पाउंड का जो है शेयर हो और एक वर्ष पहले वो काउंट किया जाता था कि क्या एक वर्ष पहले 500 पाउंड का शेयर इनके पास था कि नहीं था। वो क्या करते थे कि चुनाव में भाग लेते थे और 24 सदस्यों का चुनाव करते थे। तो ये मामला आपके सामने जो है क्लियर हो गया होगा। तो ये तात्कालिक मामला था। अब ब्रिटेन में जो संशोधन होंगे इस एक्ट के तहत इसी में होगा। तो अब देखिए होगा क्या, परिवर्तन जो होगा, एक वर्ष में चुनाव हो रहा है, मतलब प्रति वर्ष चुनाव हो रहा है, तो इसको कर दिया जाएगा 4 वर्ष। अब जो होगा, जो सदस्य होंगे 4 वर्ष के लिए चुन करके आएंगे और जो 24 सदस्य हैं, ये 24 सदस्यों का 1/4 प्रति वर्ष क्या हो जाएंगे, अवकाश ग्रहण कर लेंगे। तो बस ये चीज आपको समझना होगा कि हम कैसे समझें कि ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुआ। तो ब्रिटेन के परिवर्तन को आपको समझना होगा कि परिवर्तन हुआ, एक वर्ष की जगह पे 4 वर्ष कर दिया गया और ये जो अंशधारी थे जिनके पास 500 पाउंड पूंजी हुआ करता था, अब इसको क्या कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया। कहा गया कि चुनाव में भाग वही लोग लेंगे जिनके पास 1000 पाउंड की पूंजी होगी। ये है ब्रिटेन की बात। भारत में समझते हैं क्या हुआ था। भारत में देखिए क्या होगा कि भारत में जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो अब ये देखा जाएगा कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और जो कंपनी का व्यक्तिगत लाभ है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा कि घूसखोरी कंपनी में बढ़ गई है और उसको कम करने की जरूरत है। तो अब ऐसे में होगा क्या कि जो भारत है, इस भारत में देखेंगे ये बंबई वाला क्षेत्र जो है, ये बंबई वाला क्षेत्र, मद्रास वाला क्षेत्र और बंगाल वाला क्षेत्र, यही 3 क्षेत्र प्रमुख थे भारत में जहां पे अंग्रेजों का क्या था, प्रभुत्व था। तो जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहां भी एक गवर्नर, यहां भी एक गवर्नर और यहां भी गवर्नर, तो इन दोनों गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल का जो गवर्नर है उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने। अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई कि इन प्रेसिडेंसियों के लिए भी ये कानून बनाएंगे और इनके पास 4 सदस्य और भी होंगे। तो 4 सदस्यों की मदद से ये क्या करेंगे, कानून व्यवस्था बनाएंगे और इन दोनों प्रेसिडेंसियों को भी क्या करेंगे, रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके एग्जाम में कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या भारत के बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसको याद करने का एक तरीका आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको डेट कंफर्म करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डेट कंफर्म करना होगा आपको 1757, दूसरा डेट कंफर्म करना होगा आपको 1773 और तीसरा डेट आपको कंफर्म करना होगा 1833 और चौथा करना होगा 1858। ये चारों डेट महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हुआ है जिसको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने देखने को मिलता है। अब देखिए परिवर्तन क्या हुआ है कि 1757 जब देखेंगे तो यहाँ एक व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के पहले गवर्नर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के रूप में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रॉबर्ट क्लाइव की जगह पे वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप जब 1833 में जाएंगे तो यहाँ एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और चौथा जब ट्रेड आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां मिलेंगे आपको कैनिंग। तो चार व्यक्तियों को देखना बहुत जरूरी है। ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या पूछेगा कि 1757 में जो व्यक्ति हैं वो कहां के हैं, तो वो बंगाल के गवर्नर हैं। और 1773 में जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, भी बंगाल में, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। अब 1835 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे ये भारत के गवर्नर जनरल होंगे, ये भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और 1858 में जो व्यक्ति होंगे ये भारत के वायसराय होंगे। तो आपको समझना बस इतना है कि भारत में जो सुधार हुआ, ये तो एक क्रम था जो आपको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में जो सुधार हो रहे हैं उसमें देखने की जरूरत है कि बंगाल के गवर्नर जो हैं गवर्नर जनरल बन चुके हैं और इन दोनों प्रेसिडेंसियों को अपने अधीन कर चुके हैं। इसके अलावा और भी प्रावधान होता है कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेगा और कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार नहीं करेगा। तो निजी व्यापार नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। उसके अलावा और कहा गया कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी इसी के द्वारा, अर्थात कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, अर्थात प्रावधान में उसी में था लेकिन स्थापना होती है 74 में। अब देखेंगे कि 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो जाता है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसका जवाब आपको होगा एलिजा इम्पे। लेकिन इसके अलावा 3 सदस्य और थे, वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो 3 सदस्य और थे, उनका नाम HCL से याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि H से क्या होता है, C से क्या होता है और L से क्या होता है। तो इसको भी याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गए, लेकिन अपनी समझ विकसित करने के लिए आपको समझने की जरूरत है कि भारत की दशा उस समय क्या थी और धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति कैसे बढ़ रही थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम लाया गया वो भारतीय संविधान से कैसे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही अगला अधिनियम जब आएगा तो उसमें भी कोई ना कोई परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन को आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएगा और उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, टैकल करना होगा। तो जब अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो क्या करेंगे कि अगला जो अधिनियम आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो प्रावधान होगा उसको अच्छे से समझेंगे और जब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे तो आप अच्छे से टैकल कर सकें। तो आप क्या करिए कि कोई एक बुक लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए और कहीं ना कहीं अपना नोट्स भी तैयार करने की कोशिश करिए। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा यहाँ दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बुक उठाइए, पढ़िए, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले उसे भी नोट डाउन करिए और हमारे साथ लगे रहिए। इस संविधान की यात्रा पे हम पूरा संविधान आपको एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा करवा देंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। धन्यवाद।